साथियों, मैं आप सबका तीसरे स्टॉक टेकिंग कन्वेंशन में स्वागत करता हूं। आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू हियर एट द ओकेजन ऑफ थर्ड स्टॉक टेकिंग कन्वेंशन ऑफ आरटी। मैं हमारे बीच में शिक्षा के क्षेत्र के दिग्गज मौजूद हैं जिनको दिशा देनी है शिक्षा की लड़ाई को आगे। प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर कृष्ण कुमार, प्रोफेसर मुचकुंद दुबे, शांता सिन्हा जी, ईश्वरन जी, देश के प्राइमरी टीचर्स के एक बड़े संगठन के जनरल सेक्रेटरी, मिस्टर लुइस जॉर्ज, इन सब का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हमारे बीच में जो हमारे साथी हैं, डॉक्टर एलेक्स जॉर्ज, एंजेला तनेजा, शी इज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ दिस आरटी फोरम, मिस्टर संजीव राय, और हमारे बहुत सारे साथी जो वेंकटेश, और बहुत सारे साथी जो दिख रहे हैं, उर्मिला सरकार, राधिका जी, एनी नमला, और हमारे स्टेट के जो साथी स्टेट से आए हुए हैं, उन सब का मैं स्वागत करता हूं। उन तमाम साथियों का भी जो ट्रेन से सफर करके चेन्नई से, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से 2 दिन 3 दिन का सफर तय करते हुए इस मौके पर यहां इकट्ठे हुए हैं, उन सबका, दिल्ली के तमाम साथियों का मैं स्वागत करता हूं। साथियों, ये बहुत ही निर्णायक घड़ी में हम यहां इकट्ठे हुए हैं। बड़ी उम्मीद के साथ देश की जनता ने शिक्षा के मौलिक अधिकार की लड़ाई लड़ी। हमने 40,000 लोग रामलीला मैदान में 2001 में आए थे शिक्षा के मौलिक अधिकार के लिए। 0 से 18 साल तक के बच्चों को इस देश में मौलिक अधिकार मिले, इस लड़ाई को बुलंद करने के लिए। लेकिन वो 86वें संविधान संशोधन में केवल 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार मिला, और 8 साल बाद ये कानून लागू हुआ। बड़ी उम्मीदों के साथ हमने सिविल सोसाइटी को इकट्ठा किया। सारे लोग राइट टू एजुकेशन फोरम के बैनर तले आए, इकट्ठे हुए कि एक तरफ से सरकार का प्रयास चलेगा, दूसरी तरफ से सिविल सोसाइटी का प्रयास चलेगा, और हम इस देश में जो ये अधूरा काम है कि देश के बच्चे अभी भी स्कूल से बाहर हैं, देश के बच्चे ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, महज 15% बच्चे हायर एजुकेशन में प्रवेश पा रहे हैं, शिक्षा से बाहर निकाल दिए जा रहे हैं। ऐसे सारे बच्चों को स्कूलों में दाखिला मिलेगा और वो सारे बच्चे अपनी पूरी शिक्षा पूरी करेंगे। ये एक बड़ी उम्मीद राइट टू एजुकेशन एक्ट के आने के बाद देश की जनता के अंदर बना है, और इसलिए हमने आरटी फोरम का निर्माण किया और इसका विस्तार किया। देश के 20 राज्यों में, चेन्नई से लेकर के आसाम तक तमाम लोग एक जगह इकट्ठे हुए। न केवल नेशनल आरटी फोरम बल्कि स्टेट चैप्टर्स भी बने 20 राज्यों में। सरकार के साथ भी काम किया और सरकार के बाहर भी रह करके विरोध के स्वर भी उठाए, गैप्स हैं उनको भी हाईलाइट किए। 3 सालों में ये काम सिविल सोसाइटी की तरफ से हमने किया। लेकिन हम आज जब अपना रिव्यू कर रहे हैं, 3 साल का ये टाइम पीरियड, पार्लियामेंट ने इस सरकार को 2 टाइमलाइन दिए। एक 2013 मार्च 31 तक सारे नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड पूरे करना, जिसमें 12 लाख टीचर्स की नियुक्ति थी। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को रिवाइव करके ट्रेनिंग एश्योर करनी थी 9 लाख अध्यापकों की, और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सब सही करना और टीचिंग लर्निंग एटमॉस्फेयर बनाना, ताकि देश के 13 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले 80% बच्चे शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल कर सके। ये सारे मैंडेट थे आरटी एक्ट के, और हम सब चले थे कि इसको पूरा करेंगे। लेकिन हमने देखा कि एमएचआरडी मिनिस्टर ने कहा कि वी मिस द अपॉर्चुनिटी। मैं कहूंगा वी लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी वंस अगेन। वी लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी वंस अगेन। 3 साल की समय सीमा थी हमारे सामने, हम ये कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि हम स्कूलों में, सारे स्कूल में ड्रिंकिंग वाटर नहीं पहुंचा सकते इस देश में। ऐसा नहीं है कि हम लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट नहीं दे सकते इस स्कूल में, हर स्कूल में। ऐसा नहीं है कि हम क्लासरूम नहीं दे सकते। ये काम हम कर सकते थे इन स्कूलों में, लेकिन अभी भी पीने का पानी नहीं है, अभी भी क्लासरूम नहीं है, अभी भी टॉयलेट नहीं है।
65 साल की आजादी के बाद, जबकि दुनिया यूनिवर्सलाइजेशन, सेकेंडरी एजुकेशन के यूनिवर्सलाइजेशन की बात कर रही है, हायर एजुकेशन की बातें कर रही है। हम अभी भी पहले पायदान पर खड़े हैं। न केवल 8 मिलियन चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल है, ये आंकड़े सरकारी हैं, इससे भी ज्यादा बच्चे हैं। स्ट्रीट चिल्ड्रन, माइग्रेंट चिल्ड्रन, सिविल स्ट्राइफ एरिया के चिल्ड्रन, पैरामिलिट्री फोर्सेज ने स्कूलों पर कब्जा कर रखा है, बच्चे स्कूल से बाहर हैं। इन सबको इकट्ठा करो तो 8 मिलियन से ये संख्या ज्यादा है। 12 लाख हमारे देश में चाइल्ड लेबर है अभी भी, राइट टू एजुकेशन एक्ट के आने के बाद। तो इसलिए ये 3 सालों में जो दिखाना था, प्रतिबद्धता दिखानी थी, सबको साथ लेकर चलने का जो संकल्प दिखना था, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, स्टेट सेंटर रिलेशन से ऊपर उठकर देश के मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन के लिए जो शिक्षा मुहैया करानी थी, इक्वल अपॉर्चुनिटी लाना था, वो संकल्प सरकार के अंदर नहीं दिखा। ये हम कह सकते हैं 3 साल पूरे होने के बाद, ये हम कह सकते हैं कि वो संकल्प नहीं दिखा। अगर वो संकल्प दिखा होता तो वो फाइनेंशियल एलोकेशन में दिखता। आपने 27,000 करोड़ रुपए दिए, आपने कहा 7% हमने बढ़ा दिया। 8% से ज्यादा इस देश में इन्फ्लेशन है। 6% की मांग की थी 1966 में हमने, और आज भी हम 3.7% पर लटके हुए हैं। फाइनेंसिंग अगर आप देते तो शायद 12 लाख टीचर्स, 9 लाख टीचर्स की ट्रेनिंग, ये सारे काम अधूरे नहीं होते। और ये आपका कमिटमेंट दिखाता कि आपने शिक्षा के लिए जितने भी जरूरी खर्चे थे आपने दिया, वो नहीं दिखाई दिया। इसलिए मैं इस मौके पर हमको सबको सोचना है, और इसलिए हमने कृष्ण कुमार जी से निवेदन किया, इसलिए हमने यशपाल जी से निवेदन किया, ये कानून फ्यूटाइल न होने पाए, क्योंकि ये जनता के संघर्षों का नतीजा है। ये खैरात में नहीं मिला है हमको। हम जानते हैं इस कानून में कुछ कमियां हैं। इस कानून ने बहुत सारे, हमने कहां कहा था, हमने कॉमन स्कूल की बातें उठाई थी। हमने कहा था इस देश में गरीबी अमीरी के खाई के चलते कोई बच्चा गुणवत्तापूर्ण समान शिक्षा पाने से वंचित नहीं रहेगा इस देश में। यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट था। हम ये कहते थे कि अमीर गरीब मिक्स एजुकेशन बनाएंगे और मिक्स सोसाइटी तैयार करेंगे हिंदुस्तान में, ये सेग्रीगेशन खत्म करेंगे शिक्षा के माध्यम से। और आज हम बात कर रहे हैं कि हम अपने स्कूलों को कैसे बचाएं, हमारे स्कूल कैसे बचेंगे। क्योंकि अगर ये कमिटमेंट दिखता तो शायद सरकारें अब गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट सेक्टर को हैंडओवर नहीं करती। 2000 स्कूल उत्तराखंड में प्राइवेट सेक्टर को हैंडओवर किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, बॉम्बे की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सारे स्कूल्स को प्राइवेट सेक्टर को हैंडओवर करने का फैसला ले लिया। हिमाचल में गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट सेक्टर को देने का फैसला हो रहा है। बहुत सारे राज्यों में प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है। सरकार शिक्षा नहीं दे सकती, सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे सकती, सरकार खाना नहीं दे सकती, तो किस बात के लिए सरकार है और किस बात के लिए हमारा जीडीपी ग्रोथ है। हम ग्रोइंग इकोनॉमी है दुनिया के, और हम अगर अपने बच्चों को शिक्षा की गारंटी नहीं कर सकते, हेल्थ नहीं कर सकते, हम अगर लोगों को खाना नहीं दे सकते, किसान एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी, तो हम क्या करेंगे इस देश में। हम रेड कारपेट बिछा रहे हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को दूसरे लोगों को सौंपने के लिए। हमारे देश में पैसे की कमी नहीं है और शिक्षा के लिए बिल्कुल कमी नहीं है। गलत बोलते हैं कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को, और इसलिए हम तो मांग कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट कीजिए, और दूसरा इन सरकारी स्कूलों को चलाने का कमिटमेंट दिखाइए। हम ये मांग करेंगे यहां से कि केंद्र सरकार राज्यों को कहे कि ये गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट सेक्टर को हैंडओवर नहीं किए जाएंगे, सरकार चलाएगी इनको, सरकार इनका इंतजाम करेगी, उसके लिए जितना भी पैसा लगेगा वो देश देगा। ये हिम्मत है तो ये कहें कि ये हमारे 13 लाख सरकारी स्कूल, क्योंकि हमने प्राइवेटाइजेशन देखा है हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन में। 2020 में 48 ट्रिलियन का मार्केट बनने जा रहा है, और ऐसे ही सेकेंडरी एजुकेशन भी बड़ा भारी बाजार। शिक्षा को बाजारवाद के हवाले करने का जो रास्ता है वो बहुत ही खतरनाक है। प्राइवेट सेक्टर को हमने देखा हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन में। आज गरीब के बच्चे अब हायर एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते इस देश में। 95% टीचर ट्रेनिंग प्राइवेटाइज्ड है, और टीईटी में 98% टीचर फेल हो जाते हैं, 96% टीचर फेल हो जाते हैं। किस तरह का एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर से मिल रहा है लोगों को। और इसलिए हम कहेंगे
कि ये वक्त है हमारे लिए। और हमने कुछ भी नहीं किया। डिसेबल लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं, हमने कोई एजुकेटर इस देश में नियुक्त नहीं किए। कोई कहीं किसी क्षेत्र में आपने कहा होता कि हमने 3 सालों में ये काम कर लिया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कर लिया, हमने टीचर रिक्रूटमेंट पूरा कर लिया, हमने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रिवाइव कर दिए, अब हमको एडोकॉम के पास, हमको आईसीआईसीआई के पास, और अब कह रहे हैं कि मोबाइल सेलुलर फोन से टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। आप गुणवत्ता की बात करते हो? आप टीचर ट्रेनिंग कोई वन टाइम फिनोमिना नहीं है, ये रेगुलर फिनोमिना है। और आप सारे आरटी को लागू किए बगैर बच्चों की गुणवत्ता टेस्ट करते हो, और फिर ये कहते हो कि सरकारी लोग नहीं कर सकते, इसलिए अब इस गुणवत्ता के लिए इनको प्राइवेट सेक्टर के हवाले किया जा रहा है। इसका मतलब कि आपका खुद अपने कानून के प्रति प्रतिबद्धता बहुत कमजोर है। यू आर नॉट कमिटेड विद योर एक्ट, और इसलिए आप गुणवत्ता की बहस चलाकर स्कूलों को प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने की योजना बना रहे हैं। इसलिए हमने सारे लोग आज यहां शिक्षाविद, एक्टिविस्ट, वो लोग जिन्होंने 3 सालों तक गांव-गांव, हमने इस पूरे इस स्टॉक टेकिंग में 3000 स्कूलों तक, 2700 स्कूलों तक हम गए देश के कोने-कोने में। डॉक्टर अलेक्स उसकी रिपोर्ट पेश करेंगे आपके सामने। और हमारे 500 कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया है तमाम स्कूलों में, ट्राइबल एरियाज में, दलित बच्चों के यहां जहां पॉपुलेशन है, माइनॉरिटीज की क्या हालत है, ये सब का हमने एक सर्वे भी किया। हमने सोचा कि सेकेंडरी डाटा तो अपनी कहानी कहता ही है फेल्योर की, लेकिन कुछ हम चल करके देखें कि क्या स्थिति है ग्राउंड लेवल पर, और उसकी रिपोर्ट आपके सामने शेयर की जाएगी। तो इसलिए ये आज हम इसलिए आप सबको यहां हमने दावत दिया है कि मिल के तय कीजिए क्या किया जाए। सरकार ने तो एक लाइन कह दिया कि वी मिस्ड द डेडलाइन, वेयर इज द रोड मैप। अगर आपने डेडलाइन मिस कर दिया तो आगे के लिए आपका क्या रोड मैप है, आप देश के सामने बताएं। आप देश को बताएं कि हमने 3 सालों में ये नहीं कर पाया और इसलिए हम अब क्या करने वाले हैं। कोई कमिटमेंट तो दिखाइए। तो इसलिए साथियों, ये बड़े भारी चैलेंजेज हैं हमारे सामने। हमारे सामने शिक्षा के बाजारीकरण का बहुत बड़ा चुनौती है। उसके कई तरह के रूप हैं, वो चाहे पीपीपी का रूप हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर को हैंडओवर करने का रूप हो, या फिर चेन ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स खोलने का हो। अब हायर सेक्टर के बाद सेकेंडरी और फिर प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन, और नर्सरी तो ऑलमोस्ट प्राइवेटाइज्ड है। जो आईसीडीएस है उसकी हालत हम जानते हैं, और लोग प्राइवेट स्कूलों के दरवाजे पर खड़े रहते हैं अपने बच्चों का दाखिला लेने के लिए, और बड़ा पैसा देना पड़ता है उनको। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, और एक ही उम्मीद है आरटीई को लागू करना। आरटीई एक्ट इज ओनली द होप फॉर द कॉमन मासेस, और इसको कैसे जमीनी स्तर पर उतारा जाए, कैसे हम प्रयास इसको आगे बढ़ाएं, इस पे हमें विचार करना है। एक बड़ा प्रेशर भी और उनका मोटिवेशन भी। मुझे मालूम है कि सरकार में लोगों को मालूम भी नहीं है कि कानून क्या है। पिछले दिनों झारखंड में स्टॉक टेकिंग थी, हम राज्यपाल से मिलने गए। हमने कहा कि झारखंड में अब कोई सरकार नहीं है, वहां गवर्नर रूल है। तो हमने राज्यपाल से कहा कि आप एक राउंड टेबल बुलाओ, सबको बुलाओ, एक रोड मैप बनाइए। झारखंड बॉटम लेवल पर 2-3 राज्यों में एक है। राज्यपाल बहुत देर तक हमारी बात सुनते रहे। इसके बाद उन्होंने अपने पीएस को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या कोई शिक्षा का कानून केंद्र ने लागू कर दिया है। अब आप समझ सकते हैं, वेदर एनी आरटीई एक्ट इज इंप्लीमेंटेड इन दिस कंट्री। मैंने उनसे कहा कि जनाब खत्म हो रहा है, टाइमलाइन खत्म हो रहा है, आप पूछ रहे हैं कि कोई कानून लागू कर दिया है। ये हालत है हमारे देश के पॉलिटिकल क्लास की, ये हालत है हमारे देश के ब्यूरोक्रेसी की, जिनको कि ये कानून जमीन पर उतारना है और देश की जनता के सपनों को पूरा करना है। अब आप समझ सकते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में हम देश के बच्चों को, क्योंकि शिक्षा की भूमिका हम केवल लर्निंग आउटकम तक नहीं देखते, हमें कृष्ण कुमार जी बताएंगे, शिक्षा की भूमिका एक इगलिटेरियन सोसाइटी बनाना, एक मजबूत देश बनाना, डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म को इंश्योर करना, और एक परस्पर सोसाइटी का निर्माण करना। शिक्षा का बहुत बड़ा स्कोप है, पर्सपेक्टिव है, और वो
प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता। वो वही कर सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जिसका कमिटमेंट हो, बधा हो, जनता के प्रति उत्तरदायित्व हो। और हमें उम्मीद है कि इस लड़ाई को हम मिल के आगे बढ़ेंगे और हम चाहते हैं कि इसमें छोटे मोटे डिफरेंसेस खत्म करके शिक्षा की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए और सबको इसमें शामिल किया जाए। जंगल जमीन पे काम करने वाले, पानी के लिए लड़ाई लड़ने वाले जितने लोग हैं, शिक्षा इज द वन ऑफ द इशू हु कैन मेक ए ब्रॉडेस्ट यूनिटी अमंग द सोसाइटी। और हम चाहते हैं वो सारे लोग खड़े हों और एक बार फिर जोर लगाया जाए। 3 सालों में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आगे क्या हो सकता है इसके लिए हम सब अपना रास्ता बनाएं और एक रोड मैप सिविल सोसाइटी मोबिलाइजेशन का और ये सब लेकर के हम चलें। और अब 3 साल पूरे होने के बाद हमारे सामने कानून के भी रास्ते खुले हैं और वो कानून के रास्तों के जरिए भी हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। संघर्ष के विविध रूपों को समायोजित करने का वक्त आ गया है और इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। मैं फिर एक बार आप सबका स्वागत करता हूं। धन्यवाद।